सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया। एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। फरीकैन ने ट्रांजिट ट्रेड को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। 10% प्रोसेसिंग फ़ीस का खात्मा भी ज़ेर गौर आया। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक किया गया। दूसरी जानिब नाजरीन, UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफ़गानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया। उन्होंने 6000 दहशतगर्दों के साथ कलअदम TTP को अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा ख़तरा करार दिया है, जो अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन अब सवाल ये कि तिजारत के फ़रोग़ और इंसदाद दहशतगर्दी पर इत्तफ़ाक़ राय के बाद क्या पाक अफ़गान ताल्लुकात देरपा ताउन में बदलेंगे? वह हवाले से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने और उनके साथ सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, ये जो पाक अफ़गान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात हैं, ये ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के जो 19 अप्रैल का विज़िट था काबुल का, उसके बाद हम ये एक तसलसल देख रहे हैं उन फैसलों का। इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं और क्या अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं कि वो अब एक ठोस कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं कि ये अब तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा अफ़गान गवर्नमेंट इस पर? जी आमना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसहाक़ डार साहब जब गए थे काबुल तो ये एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे एक मेकनिज़म बनाया गया था कि ये रेगुलर मीट किया करेंगे और इस दौरान जो दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं और जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी आप देख लें कि ये कहा जा रहा है कि अभी मुत्तकी साहब जो काउंटर पार्ट हैं हमारे इसहाक़ डार साहब के, वो भी अब कहा जा रहा है चंद दिनों में वो भी पाकिस्तान में आएंगे। तो उससे पहले कहा जा रहा था कुछ पेट बर्क हो जाए और इन्हीं लोगों की मुलाकात जो एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ से आए हैं, कल इनकी मुलाकात आमना बलोच साहबा जो है फॉरेन सेक्रेटरी, उनके साथ भी हुई थी। आमना 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सारे मामले में जो मैंने पता की हैं। एक तो है कि पाकिस्तान जो मुसलसल कह रहा है कि जी कंक्रीट स्टेप जो आपको लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। डिसाइसिव कहा जा रहा था कि जी जो एक्शन होना था अभी तक नहीं हुआ। और ये जो हार्डन क्रिमिनल जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं, हमारे आसिम साहब जो हमारे उधर हैं न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी जिक्र किया है कि 6000 TTP के लोग हैं और लाइट ग्रुप्स के लोग हैं, या अफ़गान सॉइल को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के कामों के लिए। और अब ये तो नेक्सस भी उनका हिंदुस्तान अपना अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ, इनके दरमियान जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे भी पकड़ा गया है, सामने आ गया। अब तो कई अफगानों से तो कहा जा रहा है कि इसमें अब मोसाद भी शामिल हो गया। देखिए हमने ये गिव एंड टेक की बात हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है ना उसको बेहतर किया जाए और दो तरफ़ा तजारती तल्लुकात को बेहतर किया जाए और ये फ़ीस की जो बात हो रही है 10% फ़ीस को कम कर दिया जाए और इसी तरह से फिर हम और इश्यूज़ हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है और फिर इसके बाद पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन की है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब भी मुलाकात हमारी होती है हमारे लीडरों की, आपके लीडरों के साथ, तो यही चीज़ें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है। और देखें दहशतगर्दी में कितनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ 2024 और 25 में। अभी आपने देखा परसों 100 से ज़्यादा लोगों को मारा गया जो दहशतगर्द वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब बातों की हद तक तो आमना ये एश्योरेंसेस उनकी तरफ से दी जाती है, कभी कभी बेबसी का वो मुजाहरा करते हैं, पता नहीं किस हद तक सही है कि नहीं सही है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करने की, ये जो TTP के लोग हैं। लेकिन हमें डर है कि ये लोग कहीं अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की तो अलकायदा और ISIS खुरासान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर ही हमले न शुरू कर दें। तो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी ज़िम्मेदारी आपकी है। 2021 का माहदा जो हुआ था अमेरिका से, जब अमेरिका जब यहाँ से गया था, दोहा में जो बातचीत हुई थी और फिर उसके बाद कई राउंड हुए थे जिसमें रशिया भी शामिल हुआ मुख्तलिफ़ औकात में, चाइना भी और सेंट्रल एशियन ममालिक भी, ईरान भी, टर्की भी, पाकिस्तान भी। आपने सबको यानी अफ़गान अबूरी हुकूमत ने एश्योरेंस दी थी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। लेकिन इसके बरक्स ये सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान किस हद तक इस हवाले से ज़ोर दे सकता है।
अब अच्छी बात है कि अमेरिकन ज़्यादा ऑन बोर्ड है और ये अमेरिका को भी पता चल गया है कि ये $7 बिलियन का असला जो छोड़ के गए थे वो इनके हाथ में लगा हुआ है। मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है वो जो इस्तेमाल करते हैं। एट टाइम हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी वो असला नहीं होता जो उनके पास है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा में पता चल जाता है बहुत से हवालों से कि कौन क्या कर रहा है, क्या दहशतगर्दी किस वक्त कितनी करनी है और कैसे रोकना। आखिरी बात हमने इस हवाले से यह है कि वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये थोड़ा सा हाथ होला रखें, 5 लाख तो अफ़गान रिपैट्रिएशन उनकी हो चुकी है, जो और लोगों ने जाना है उसको रोक दिया जाए और प्लस ये है कि वीज़ा रजीम जो है उसको नम किया जाए। तो मेरी खबर ये है कि उन्होंने कहा जी 1 डॉक्यूमेंट रजीम, ये पासपोर्ट के बगैर तुम किसी को आने नहीं देंगे, ये तो तय होगी ये बात वंस एंड फॉर ऑल। आप ये छोड़ दें कि जो पहले होता रहा है बरसों से उसको हम जारी रखेंगे। कोई इसी के वजह से हमने देखा कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लोग, कुछ तो फिगर कहते हैं 20-25 हज़ार का है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि 10,000 लोग हैं जो अफ़गान नेशनल हैं, जिन्होंने यहाँ से अमेरिका जाना था वो नहीं जा रहे, वादा नहीं पूरा किया अमेरिका की तरफ से। और वो कहा जा रहा है कि वो काबुल जाएंगे तो वो परेशान है, यहाँ पे लोग बैठे हुए कि वो काबुल जाएंगे अफगानिस्तान को उनको मार दिया जाएगा। अफगान हुकूमत कहती है नहीं हम उनको ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके लिए क्या कह रहा है कि जी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अमेरिका को कहें और उनसे मामला तय करें ताकि ये यहाँ से लोग जाएं। हमारे लिए भी एक इशू है, मुसलसल 10,000 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में अगर बैठे तो हम उनको कहाँ कैसे रख सकते हैं। जी शाह साहब, इन मीटिंग से आप समझते हैं कुछ निकलेगा? क्योंकि जब काबुल का विजिट किया था इसहाक डार साहब ने तो बड़ी एक तसल्ली हुई थी, एक उम्मीद जागी थी कि अब शायद अफ़गान हुकूमत संजीदगी से कुछ करेगी। लेकिन जो ये लास्ट वीक में एक सर्ज आया है टेररिस्ट वायलेंस का, तो ये उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो अब ये वाली मीटिंग होना ये नतीजा खेज साबित हो सकती है? क्योंकि अब तो अफ़गान हुकूमत पे एक प्रेशर भी है ना इंटरनेशनली भी। देखिए हमना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गान जो सुप्रीम लीडर है मौलवी हैबतुल्लाह, उन्होंने एक फतवा भी दे दिया कि पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ असला उठा के लड़ाई करना ये गैर शरई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक कोई रिजॉल्व नज़र नहीं आ रहा था गवर्नमेंट का, और वो पाकिस्तान के साथ अभी भी टैक्टिक्स खेल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखें इस वक्त आप अगर देखें तो हाफिज़ुल बहादुर ग्रुप और उनका तमाम का तमाम जो नेटवर्क है वो ऑपरेशनल है। हुनर में है, पक्तिया में है, कोस्ट में है। नूरिस्तान जो है इतना ख़तरनाक सूबा है जो कि बिल्कुल आपके बॉर्डर के ऊपर है और वो हमेशा से वोलेटाइल रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अटैक्स होते रहे। इस वक्त आप देखें जो TIP के दहशतगर्द हैं या जुगर दहशतगर्द हैं, जिसमें इमरान तुर्किस्तानी है, अब्दुल हक तुर्किस्तानी है, जो कि लीड कर रहे हैं TIP को। सेंट्रल एशियन जो ताजिक और उज़्बेक मिलिटेंट्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे और बिल्कुल विजिबल है। इस पर कोई दूसरी बात नहीं है, खुद लोग एडमिट करते हैं, उनसे बात होती है। मेरी खुद जो है वो 1-2 बंदों से बात भी हुई, तो इसका मतलब ये कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं नहीं समझता कि काबुल गवर्नमेंट की रिजॉल्व नज़र आती है। वो पाकिस्तान से ट्रेड फैसिलिटीज़ मांगते हैं, वो पाकिस्तान से अफगान रेफ्यूजीज़ को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उन्हें जो है बाइज़्ज़त बरी वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन रिजॉल्व नज़र नहीं आता कि काबुल इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। अब बात अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे तो हमें रीजनल एक अरेंजमेंट इसका निकालना होगा, क्योंकि ना अमेरिका को दिलचस्पी है, ना इंटरनेशनल कोलिशन को, ना बरतानिया को कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। कंसर्न हम लोग हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, इसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान तमाम के तमाम। और हम जो UAG रेल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो उस वक्त तक इनिशिएट नहीं हो सकता जब तक लाइन ऑर्डर बेहतर नहीं होता। आप TIP की टाइप ए पाइपलाइन की बात करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो सकती। कासा 1000 एक बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट है, उसकी हम बार बार बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में काबुल गवर्नमेंट ना तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है और ना लेती है। और इसमें एक बड़ी चीज़, बड़ी खबर आपको बताऊँ कि बाकायदा 2 धड़े बन चुके हैं। साथ साथ जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो मतलब है ओवरऑल डिफेंस को देखते हैं, उनकी जानिब से भी एक बाकायदा जो है उनको एक हुक्म जारी किया गया तमाम कमांडर्स को कि आप बाकायदा एक तो यूनिफॉर्म जो अफगान तालिबान है वो इस वक्त उनको डिप्लॉयमेंट करेंगे, जितनी सिक्योरिटी चेक पोस्टें होंगी। तो एक बड़ा डिसीजन ये है कि उस तरफ जा रहे हैं। अब सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के टिल्ट पाकिस्तान की जरूरत जरूर है, लेकिन जो हार्ड लाइन कंधारी ग्रुप है वो हमेशा से चाहते हैं कि TTP के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे, वो खराब न रहे। खासतौर पर जो हाफिज़ुल बहादुर और अलकायदा का एक लिंक रहा है वो जो है उनके लिए बड़ा अहम है, तो वो पाकिस्तान की बात मानने से गुरेजा नजर आते हैं। आखिरी चीज़ ये कि चाइना और पाकिस्तान ने बड़ा वादे तौर पर मेरी बात हुई है चाइनीज एम्बेसी के अंदर, उन्होंने बिल्कुल वादे कर दिया कि अनटिल एंड अनलेस इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, जो चाइनीज रिलेटेड दहशतगर्द है उनको हवाले नहीं किया जाता, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होगी। अब आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है इस वक्त डेवलपमेंट वो है रशिया की जानिब से
अफगानिस्तान के एक सेकंड सर, मुझे बात करनी दीजिएगा। अफगानिस्तान की जो रिकॉग्निशन है रशिया की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर उसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक कंसर्न है जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बारहा और डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने मुझे ये बताया कि बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि जब तक आप टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते या पाकिस्तान को उसकी इजाज़त नहीं देते, मेरे ख्याल में ट्रेड, रेफ्यूजीज और जो बाकी मामला हैं उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है और जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल कोलिशन पाकिस्तान या अफगानिस्तान की मदद को नहीं आ रही, बल्कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये रीजन वोलेटाइल रहे। अमेरिका भी चाहता है कि IS यहाँ पे ऑपरेटिव रहे। आखिरी राह और मुसाद का जो नेटवर्क है ना, उसने हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न पैदा कर दिया, क्योंकि ईरान ने तकरीबन 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज को 16 जुलाई तक निकलने का हुक्म दे दिया। तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान इन क्या करेगा। कहूँगा जी 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 हमने एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अभी आपने देखा जिस तरह जायशा भी बात कर रहे हैं, रशिया ने रिकग्नाइज अपना एम्बेसडर लेवल पे जिस तरह उन्होंने तस्लीम कर लिया उनको, और एम्बेसडर लेवल पे पाकिस्तान ने, चाइना ने और रशिया ने और कुछ और मालिक ने भी कहा है कि जी अपने एम्बेसडर भेज देंगे। कहा जा रहा है कि ये ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की गई है कि भाई तस्लीम करने से पहले ये देखें आपका, हम ये अपग्रेड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप, सफ़ीर हमारे लगाए जा रहे हैं 3-4 मुल्कों की तरफ से। अब आप ओनस आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि आबूरी हुकूमत जो है ना उसको रिकगनाइज़ कर लिया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न लोगों का दहशत गर्दी का है, आपके सॉइल का, अपने मुखालफिन और अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसको रोका जाए। अब देखना ये कि किस हद तक ये करेंगे। अब कम अज़ कम उनको एहसास तो हो रहा है कि हमें कोई तस्लीम नहीं करेगा अगर ये काम होता रहा। चलें शाह साहब क्विकली ऐड कर दें ब्रेक। मेरे ख्याल में आमना जो मेरे ख्याल में अगले 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर जुलाई के महीने तक अफगान गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक बाकायदा जो है वो डिसीजन नहीं होता, तो आर्मी चीफ जो पेशावर आए थे, खासतौर पर जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बड़े सख्त अल्फाज में एक डायरेक्टिव जारी की है। यहाँ पे सोर्सेज ने हमें बताया कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर सिंपैथाइजिंग कर रहे हैं या जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन होगा। और मेरे ख्याल में चाइना भी ऑन बोर्ड है। तो आप देखेंगे कि अगर इस महीने के एंड तक ये मामला तय नहीं होते काबुल इंतजामिया की जानिब से, तो अक्रॉस द बोर्ड ये फैसला किया गया है कि वो अब दहशतगर्दों के उन ठिकानों पे जो कि कुनड़ में, नूरिस्तान में, पक्तिया में, पक्तिका में और होस्ट में मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनके ऊपर हम जल्दी एक डिसाइसिव स्ट्राइक्स देखेंगे। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा रीजनल सिक्योरिटी को बहाल करने में। थैंक यू सो मच। जाहिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो शाम साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मईशत से जुड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने 600 से ज़ायद दरामदी अशिया पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है, जिनमें खुराक, मेकअप, सिगरेट, पेपर, मोबाइल सिम कार्ड, सनती खाम माल और गाड़ियों के पार्ट्स शामिल हैं। 3 साल पहले डॉलर की किल्लत के बायस दरामदी मसनूआत पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई गई थी, जिसके नतीजे में दरामदी मसनूआत बशमूल लग्जरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया था। अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फ़ैसला सिर्फ लग्जरी अशिया के लिए नहीं बल्कि वसी तर मुआशी मनसूबे का हिस्सा है, ताकि मकामी सनतों को सस्ता खाम माल मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस इक़दाम से मकामी इंडस्ट्री को नुकसान और ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव के हवाले से भी बातें आ रही हैं। कुछ हल्के इसे सिर्फ अमीर तबके के लिए फ़ायदेमंद भी करार दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और जो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो सेट किया है टारगेट एक्सपोर्ट, उसमें किस हद तक बेहतरी आएगी। एहतशाम साहब के साथ हमें इकोनॉमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब ने भी ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। आप किस तरह से देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट और साथ ही साथ ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी आएगी इससे, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स जो बेहतर बनाने के लिए कहा गया तो उसमें आप किस हद तक देख रहे हैं कि इजाफा होगा? देखिए, जो लिस्ट इन्होंने अभी 600 आइटम्स की जो जारी की है, उसमें से काफ़ी सारे आइटम्स मैंने देखे। उनमें नो डाउट कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो फ़ायदे में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जो एज ए इनपुट जो है वो यूज़ होता है, और फिर यहाँ पे लोकली भी उसकी जो फिनिश गुड्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आप जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं।
तो ये भी एक अच्छा मतलब गुड साइन है, ये मतलब इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, टॉफीज हैं, लॉलीपॉप्स हैं, बिस्किट्स हैं, अच्छा उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चीज़ है, बटर है, बेवरेजेस हैं, मिल्क क्रीम, मतलब इस तरह के आइटम जो हमारी अपनी यहाँ की लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा जो है ना वो दचका पहुंचा सकते हैं। आइसक्रीम, निम्को, चिप्स, अब इनके ऊपर जो है ना वो ड्यूटी कम करने की क्या मंतक है, ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब खवातीन का जो मेकअप का सामान है उसमें भी काफ़ी इन्होंने तकरीबन 2 से 5% के लगभग जो है वो कमी की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो बहरहाल एक मिक्स्ड किस्म का जो है ना वो समझ में आ रहा है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अंडरमाइन ना हो। ख़ास तौर पे जो अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एक केचप है जैसे, तो हमारे यहाँ तो सीज़न में टमाटर जो है ना वैसे ही 2 रुपए किलो भी जो है ना वो बिक रहे होते हैं। तो हमारी अपनी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह डेयरी में हमारा लास्ट टाइम जो 2024-25 की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें हमें ये लाइव स्टॉक नहीं तो जो है ना वो बेल आउट किया है, उसी ने ग्रोथ शो की थी। अब जब आप बाहर की जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाना शुरू कर देंगे, चीज़, बटर, हनी, मिल्क क्रीम, आइसक्रीम, तो ये चीज़ें जब बाहर से जो है ना वो सस्ती हो जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर लोकली जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके बारे में नहीं आएंगी और लोग जो है ना वो उसको प्रीफर नहीं करेंगे। तो उससे हमारी एग्रीकल्चर को जो है ना वो खास तौर पर लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसको जो है वो बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अदरवाइज अगर मैं बात करूं इंपोर्ट बिल, डेफिनेटली इन फालतू चीजों को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और टैक्स जो है वो उसकी कलेक्शन में जो है वो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वो प्लस और माइनस हो जाएगा, लेकिन अगेन एक अपर क्लास में और लोअर क्लास में जो डिस्टेंस है वो मजीद बढ़ेगा। आप जो है ना वो एक तरफ जो ज्यादातर इनमें आप देखें लग्जरियस आइटम्स हैं तो उनको आप जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं कि फर्ज करें एक गाड़ी है, अगर वो आप इंपोर्ट करते हैं उसके मुकाबले में उसकी जगह कोई नेसेसरी आइटम है, जैसे दालें हम जो है इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे उसका इतनी प्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो बजाय इसके कि अगर वही ज़र मुबादला गाड़ियों के ऊपर और ये टॉफ़ियों के बजाय जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो लिस्ट है इसको एक मरतबा फिर से रिविजिट करने की जरूरत है कि इसमें जो 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 लग्जरी आइटम्स हैं और गैर जरूरी आइटम्स हैं उनको मेरे हिसाब से मजीद महंगा या उसके ऊपर मजीद जो है वो ड्यूटी आयद कर देनी चाहिए, जैसे अमेरिका कर रहा है या दीगर ममालिक कर रहे हैं। वो ड्यूटीज के जरिए अपनी इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से अगर करेंगे एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशन थी, ये भी खबरों में आ रहा है कि जी उनकी बेस पे ये इनको करना पड़ा है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ठीक फैसला, और साथ ही साथ ये ऐड ऑन कीजिएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम आगे बढ़ाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, उस पर तो प्रेशर नहीं आ जाएगा इससे? फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, अब ना लाइटर नोट पे तो मैं कहूँगा कि चौधरी अकमल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे मुझे जेंडर बाइस नज़र आया है। वो ख़वातीन की मेकअप के सामान को जो कमी हुई है शायद तो उस पर भी उनको एतराज़ है, तो मेरा ख्याल है इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए उन्हें। देखिए, बुनियादी तौर पे जो सवाल आमना इस वक्त यही है कि ये रैशनल क्या था, ये स्ट्रीम लाइन जो किया गया 10% ड्यूटी कम की गई है इम्पोर्ट की, मकसद क्या है कि जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ उसको आगे लेके जाना है। और ये अभी भी बड़ा फ़र्क है हमारी, देखना वो $70 बिलियन की इम्पोर्ट कम हो के अब इस वक्त कहा जा रहा है $55 बिलियन पे हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो अभी भी आप देखते हैं $33 बिलियन प्लस है। तो ये अभी भी गैप है। ट्रेड बैलेंस जो है ना इससे भी अभी तक जिस तरह बेहतर होना चाहिए वही नहीं हुआ। दूसरी बात है कि जो सब कुछ होने के बावजूद हमने जो FBR का कंसर्न है करवा तो लिया हुकूमत ने उनसे, लेकिन वो FBR वाले लोग चीख रहे हैं कि जी हमारा तो रेवेन्यू वो तकरीबन 40% से ज़्यादा वो कस्टम ड्यूटी से आता है जो इंपोर्ट स्टेज पे हम लेते हैं। अगर यही आपने ये कर दिया तो हम किधर जाएंगे? अब बात इस वक्त ये हो रही है कि इसको कैसे बैलेंस आपने कैसे करना है। अगर बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि जी रॉ मटेरियल की कीमत कम करनी है और इसी तरह से जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या इससे कम्पिटिटिवनेस से होगी, क्या वैल्यू एडिशन इससे होगी, और क्या वाकई जो ज़रूरी हमारी इंपोर्ट्स हैं वही रहेंगी और एक्सपोर्ट जो हमारी बढ़ाने वाली हैं वो बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ये एक सवाल है।
फिर देखें हमने ये भी एक बज़ वर्ड है, कभी कहा जाता है कि जी कंज्यूमर लेड ग्रोथ होनी चाहिए, कभी कहा जाता है जी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, अब कहा जा रहा है जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। भाई एक्सपोर्टर के जो जेन्युइन मसाइल हैं उनको भी तो आप हल करें। वो आज भी $200 बिलियन से ज़्यादा रिफ़ंड, सेल चाहे रिफ़ंड है, वो FPR लेके बैठा है, वो नहीं देता। इम्पोर्टर जो है ना, वो मुझे तो लगता है हमने एक साल इम्पोर्टर प्रिवेल कर जाते हैं, कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, अगले साल एक्सपोर्टर प्रिवेल कर जाते हैं, वो फ़ायदा उठा लेते हैं, प्रोसेस में फ़ायदा जो है ना उठाया जाता है FBR के लोगों का। लेकिन बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि इस वक्त बड़ा शिद्दत के साथ ज़रूरत है इस बात की कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो है उसको कम होना चाहिए। देखें डॉलर की जो आप बात करनी है, अभी भी लेटेस्ट फिगर जो आया है वो तकरीबन $20 बिलियन का आया है, जो हमारे रिजर्व हैं, जिसमें आप देख लें तकरीबन $5.5-6 बिलियन से ज़्यादा कमर्शियल बैंक से भी हैं। और फिर वही आपने देखा कि जो हमने चाइना ने रोल ओवर किया है $3.5 बिलियन अपना, इसी तरह UAE और सऊदी अरब ने किया। अब सवाल यह है कि हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग क्यों नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमें ज़रूरी अशा हमने बरामद करनी है उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है। हर दफ़ा कहा जाता है 4-5 आइटम है, आप जनाब कालीन आप बाहर भेज देते हैं, सर्जिकल गुड्स भेज देते हैं, स्पोर्ट्स का सामान भेज देते हैं, चमड़े की मसनूआत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि कहा जा रहा है इतना पोटेंशियल है डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध का, मक्खन का। बजट आता है साल का, जल्दी जल्दी तैयार करते हैं, ये आइटम बढ़ा दें, कम कर दें, इस पर इम्पोर्ट कट ड्यूटी कर दें, इसको एक्सपोर्ट बढ़ा दें। तो माफियाज काम कर रहे हैं, कार्टल्स काम कर रहे हैं। हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज नहीं है, हुकूमत की अपनी जिसको इक़्तिसादी हिकमत अमली आमना वो नजर नहीं आती। इसको हम कह सकेंगे लॉन्ग टर्म बुनियादों पर हुकूमत क्या चाहती है। एहतशामुल हक साहब, चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं नाजरीन। टेक्नोलॉजी की तरक्की कहें या फिर मेहनत से जी चुराने को कसूरवार ठहराएं, ज़राअत में मजदूरों की कमी का मामला बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1.3 अरब नौजवानों में से 20% से ज़ायद इस वक्त ना तालीम हासिल कर रहे हैं, ना तरबियत ले रहे हैं और ना ही मुलाजमत की हवाले से बताया जा रहा है कि इनके कोई इंटरेस्ट पाया जा रहा है। FAO की ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर सिर्फ 20 से 24 साल के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए तो आलमी GDP में 1.4% इजाफा मुमकिन है, जिसमें तकरीबन 45% जो हिस्सा है, शेयर है, वो ज़राई खुराक के निज़ाम से आ सकता है। दुनिया के 85% नौजवान कम आमदन वाले ममालिक में रहते हैं, लेकिन ज़राई शोबे में इनकी शिरकत जो 2005 में 54% थी, अब घट कर सिर्फ 44% रह गई है। आज 54% नौजवान शहरी इलाकों में जा चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़राअत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। इसका हल ना निकला अगर तो फिर ज़रा बुरी तरह मुतासर हो सकता है। और ख़ास तौर पे ये जो कहा जा रहा है कि लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर 85% ऑफ ग्लोबल यूथ जो है वो यहाँ पर बसते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है महमूद नवाज शाह, प्रेसिडेंट हैं सिंध आबादगार बोर्ड के और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच महमूद साहब। किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान चूँकि ज़राअत पर बड़ा मुनहसर है, इसकी जो हमारी मईशत है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो बसने वाली यूथ है उसका इस हवाले से क्या स्टेटस है इस वक्त, और इस डिक्लाइन की ओवरऑल मजमूई तौर पर जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी मईशतें जब वो इम्प्रूव होती हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत को छोड़ देते हैं। जो ये तो आपने जो इस वक्त रिपोर्ट का जिक्र किया वो तो एक मखसूस रिपोर्ट आज की है, जो कि आपने जैसे कहा अपनी इंट्रो में कि वो बेसिकली उन ममालिक की जो कि इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके आप अगर लोगों से तो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को, तो इनिशियली लोग सारे ज़राअत में ही थे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहाँ पे बेहतरी आती गई, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी आती, तो लोग ज़राअत को छोड़ते क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेहतर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ थी। मुझे आज तक याद है कि वहाँ पे अमेरिका में कह रहे थे कि उनके साथ बड़े से बड़ा मसला ये है कि लोग ज़राअत में काम करना नहीं चाहते। कोई एवरेज एज ऑफ फार्मर वो कह रहे थे वहाँ पे हमारे पास 55 है। इसी तरह का हाल ऑस्ट्रेलिया का भी है और दूसरे ममालिक का भी है। अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में तो जो आते हैं फैक्ट्स और फिगर्स, उसमें हमारी तकरीबन आप समझें कि आज भी 40% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर डायरेक्ट एम्प्लॉय करता है। तो देखने की वजह यह है कि आज भी अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
तो वो किसी और तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के रिटर्न्स बहुत कम होते जा रहे हैं और लोगों को जहाँ पे भी बेहतर रिटर्न्स नज़र आते हैं तो जो ख़ास तौर से पढ़ लिख जाते हैं लोग वो फिर ज़राअत छोड़ देते हैं। हमारे मुल्क में तो ये और भी ज़्यादा है कि ज़राअत में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो कि जिनको और कहीं पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर फूड प्रोडक्शन से जनरली इस दुनिया में लोग छोड़ के जाएंगे तो फिर वो लोग काम कौन वहाँ पे करेगा। तो ये एक चैलेंज अपनी जगह पे है। पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर में इस वक्त जो आपका वैल्यू एडेड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, यानी एक है आपकी ज़रूरी पैदाइश, फिर ज़रूरी पैदाइश के साथ जो आपकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, वो तो अभी हमारे पास इस वक्त इतनी ज़्यादा हम करते ही नहीं अपनी चीज़ों को, तो और भी ज़्यादा इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे हम अपने यंगस्टर्स को और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इस नज़रिए में कि आपने पाकिस्तान की बात कही कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ कि जहाँ पे यूथ बल्ज है, हमारे पास जो नौजवान पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर ऑफर्स विद अदर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड कि उनको अगर काम करें तो वो उस तरह से कमा भी सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रख सकें। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, महमूद साहब शॉर्टली इसको भी एड्रेस कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी मुतासिर हो रही है। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो अभी हमने मुतारिफ करवाया है उसका किस हद तक इम्पैक्ट आएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज भी वज़ीर आज़म साहब एक सुबह मीटिंग कर रहे थे, शरीफ थे उसमें, कि ये गुफ्तगू हो रही थी कि जो पिछला साल गुजरा है, जैसे आपने जिसका जिक्र किया, कि ऐसा पिछले 50 साल में नहीं हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 5 मेजर क्रॉप्स में हमारी कम हुई है। एक सेकंड जो रिटर्न टू फार्मर्स है, हालांकि एक तरफ प्रोडक्शन कम हुई लेकिन कमोडिटीज़ के भाव भी कम रहे। अब ये कि ये तो चलो हो गया जो हो गया, सूरत हाल ये है कि इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो एक चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और भी ज़्यादा चैलेंज है, और उसको मुंह देने के लिए जिस तरह से हमें कोशिश और काविश करनी चाहिए हम इतनी कर नहीं रहे हैं, वैसे ही इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद इस हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और स्टोरी हमारे सामने है उस पर हम डिस्कस करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही होलनाक और तशवीशनाक मामला है। ये वाक़या गुजरांवाला का है, जहाँ सालगिरह की खुशी पर गूंजते कहकहे जहरीले पिज़्ज़ा की वजह से आहों और सिसकियों में डूब गए और खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरांवाला में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने अपनी बेटी की सालगिरह पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इस जहरीले पिज़्ज़े को खाने से 2 नन्ही परियाँ नूर फातिमा जन्नत और उनका भाई हैदर मौत के मुंह में चले गए, जबकि माँ बाप भी ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। ये कोई एक वाक़या नहीं है, इसी तरह का एक वाक़या सियालकोट में भी पेश आया, जहां 2 बच्चियां गली मोहल्ले में खुली छोटी पिज़्ज़ा शॉप से जहरीला खाना खाने से जाँ बहक हो गई। 4 जुलाई 2025 को लाहौर शाह जमाल के इलाके में पिज़्ज़े से छिपकली निकलने पर लड़की की हालत गैर हो गई। मई 2025 में नौशहरा में जहरीला खाना खाने से 3 बहन भाई जान की बाजी हार गए। अगस्त 2024 की बात करते हैं, जहां पे सिंध के शहर खैरपुर में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2019 में कराची के होटल से जहरीला खाना खाने से 5 बच्चे जाँ बहक हुए। पूरे मुल्क में अनगिनत वाक़यात हैं। ये वाक़यात चीख कर सवाल करते हैं कि हमारी गलियों में खुले ये बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़ा पॉइंट्स, ये खाने के ढाबे आखिर किसके रहमो करम पर चल रहे हैं? चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कहाँ है? जहरीले खाने आखिर कैसे रोज़ हम देख रहे हैं कि फ़रोख्त हो रहे हैं? ये ख़तरा अब हर शहर, हर गांव में दस्तक दे रहा है।
क्या हम अगला जनाजा देखने का इंतज़ार करेंगे या इस पर कोई एक्शन लिया भी जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है आसिम जावेद साहब को, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा जो मैं ख़ास तौर पे आपसे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूँगी। मजमूई तो हमने सिचुएशन रखी है, अब तो ये पूरे मुल्क का एक मामला बन चुका है। ये कहिएगा जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जब ये कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो इनको क्या आगाह किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से? क्या लेजिस्लेशन है, पेनल्टीज़ क्या हैं अगर ये वायलेशन करते हैं? और साथ ही साथ कोई इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म है रेगुलरली? जी बहुत शुक्रिया मैडम। इस तरह से कि जितने भी फूड्स के बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनकी लाइसेंसिंग का क्राइटेरिया मौजूद है और उनकी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं। इसके साथ साथ हमने ईट सेफ कैंपेन का आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था कि आम आदमी के खाने को ढाबा पॉइंट्स के ऊपर जो खाना या छोटी मार्केट्स में बिक रहा है, एक तो उन लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाए और उसके साथ साथ जो है उनकी को जो है इंस्पेक्शन का रजीम जो है वो बेहतर किया जाए। ये बिल्कुल जो इस वाक़े की आप निशानदही कर रही हैं, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और हमें दिली तौर पर इस बात का दुख है। लेकिन तो क्या ये नेग्लिजेंस थी कि अगर आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें की जाती हैं उसके बावजूद ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि नेग्लिजेंस मैं इस वजह से नहीं कह सकता कि पिछले पूरे साल में हमने तकरीबन 12,35,000 के करीब इंस्पेक्शंस की पूरे पंजाब में। 1344 मुकदमात जो है मिलावट माफिया के खिलाफ हमने दर्ज कराए। 1344 इज अ ह्यूज नंबर। उसके साथ साथ हमने कुछ 6,86,000 किलोग्राम जो है गोश्त जो कि मुज़र सेहत था पूरे पंजाब में, उसको डिस्कार्ड किया। होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमारी जो इंस्पेक्शन की कैपेसिटी है उसके मुताबिक ऐसा होता है कि 2 माह के बाद या तकरीबन 3 माह के बाद एक बिजनेस की इंस्पेक्शन होती है। अब जब एक इंस्पेक्शन हम कर चुकते हैं तो उसके बाद दे फील अ काइंड ऑफ कि शायद अब इन्होंने 3 माह के बाद दोबारा जो है वो इंस्पेक्शन पे आना है। तो ये एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट में इस बात के इंटेंसिटी को या उसकी ग्रेविटी को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन कंस्ट्रेंट नंबर 1 आपके एंड से अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ली जाती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो खौफ या डर वो 2-3 महीने के लिए उनको एक छूट मिलती है, उसमें वो समझते हैं कि वो अब कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके लिए सर, अब जिन लोगों की वजह से ये वाक़यात पेश आए, जो ये ऐसा मुज़र सेहत या कंटेमिनेटेड फूड बेच रहे थे, अब उनके लिए सज़ाएं क्या की गई हैं? उनको क्या पेनल्टीज़ दी गई हैं? क्या जुर्माने दिए गए हैं? क्या वहाँ पे सील कर दिया गया उनकी दुकानों को या ठेलों को? जी, इनिशियली तो हमने उनकी दुकानों को सील भी कर दिया और उसके अलावा जो है उनके ऊपर FIR भी करवा दी है। जो कंसर्न टीम थी उसका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसको भी हमने सस्पेंड कर दिया है और जो कंसर्न ऑफिसर है डिप्टी डायरेक्टर, उसको वहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये मेजर्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। एक मैं आपकी तवज्जुह से एक गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल कोर्ट से कि जहाँ पे मिलावट के हवाले से जब हम FIR करते हैं तो बेल लेने में कम से कम थोड़ा सा उनको ड्यू डेलिब्रेशन करनी चाहिए कि ये 1344 FIRs जो हैं ये मिलावट माफिया के खिलाफ हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मुज़र सेहत खाना बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके अंदर अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, या उसके अंदर एक्सपायर्ड चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ज़रूर उसको ड्यू डेलिब्रेशन करें और इस तरह के लोगों को जो है वो बेल नहीं दें, तब हम जाके इस तरह के मामलात को रोक सकते हैं। और दूसरा, मैं आपके तवज्जुह से ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी को इन्हेंस करने के हवाले से भी हम काम करें ताकि हम अपनी इंस्पेक्शंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकें। और दूसरा, इसके अलावा ये कि हमारा टोल फ्री नंबर 1223 मौजूद है। सिटीजन्स की भी एक तरह से शहरी होने के, ज़िम्मेदार शहरी होने के निस्बत से जो है ना वो एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पे भी वो देखें कि सब स्टैंडर्ड फूड बिक रहा है, अडल्ट्रेटेड फूड कोई बंदा बेचने की कोशिश कर रहा है, दूध के अंदर मिलावट करने की कोशिश कर रहा है, या गोश्त के अंदर जो है मतलब सब स्टैंडर्ड उसको बेच रहा है, तो 1223 पर हमें इतला करें। हमारी 1223 पर इतला कीजिए जी, उसके ऊपर हमारी कंप्लेंट जो है वो पूरा कंप्लेंट रिड्रेसल का मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। और एक्टिवली ये कंप्लेंट्स जो हैं इन पे फिर हम देख रहे हैं कि एक्शन लिया जाता है।
जी उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हमारी जो सेटिस्फेक्शन कंप्लेंट्स का है वो 90% से प्लस है। तो इट मींस कि जब भी कोई कंप्लेंट किसी सिटीजन की तरफ से आती है हम उसको रीच आउट करते हैं। हमें इस वाक़े का बहुत अफसोस है, हमने अपने तौर पर तमाम वो मेजर्स दिए हैं और इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद भी अपनी टीम्स की जो रेगुलर इंस्पेक्शंस हैं इन स्मॉलर फूड पॉइंट्स की उसको इन्हेंस करेंगे। और मैं शहरियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि जो बेहतर फूड पॉइंट्स हैं जहाँ बिल्कुल रेप्यूटेबल वेंडर्स जो हैं उनके पास हमें जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आसिम जावेद साहब हमारे साथ। हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि रोबस्ट इन्फोर्समेंट इस पर हमें दिखाई भी दे और इस पर एक्शंस नज़र आएँ ताकि लोग जिनकी ज़िंदगियाँ हम देख रहे हैं उनके साथ खेला जा रहा है उससे बचा जा सके। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इसी मामले पर हमें डॉक्टर राना जावेद असगर साहब ने भी हमें जवाद असगर साहब ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। CEO ऑफ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज़ हैं। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं जो कंटेमिनेटेड फूड है मुज़र सेहत खाना ये किस तरह से असरअंदाज होता है? एकदम से हम देखते हैं कि जो मौत वाक़ई होती है खाने से बेसिकली होता क्या है इसमें जिससे हमारी बॉडी फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है इस तरीके से? जी बहुत शुक्रिया। और ये वाकई अहम मौजू है आजकल बरसात के मौसम में खाने पीने के अंदर आप कैसे बच सकते हैं और कैसे एहतियात कर सकते हैं। देखिए जब भी 2-3 तरह के कंटेमिनेटेड फूड होते हैं। एक तो ये है कि वो पड़ा ख़राब हो गया, वो खट्टा हो गया, उसमें कुछ आनी शुरू हो गई और उसके अंदर बेसिकली बैक्टीरियाज वगैरह होने शुरू हो गए। बाज़ चीज़ों के अंदर एक और ख़ास किस्म की चीज़ आती है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, जो हीट करने से भी वो नहीं जाता, आम हीट करने से भी नहीं जाता। तो इस वजह से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि इन मौसमों के अंदर ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में जब आप खाना खाएं तो अल्लाह ने आपको 3 बड़े टेस्ट दिए हुए हैं। उसकी शक्ल देखें, अगर खाने में कोई आपको उसकी शक्ल अच्छी नहीं नजर आ रही तो छोड़ दें। दूसरा उसको सूंघें, अगर स्मेल ये अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अहम हसियात दी हुई हैं, उसको सूंघें, अगर उसकी खुशबू अच्छी नहीं है तब भी छोड़ दें। और तीसरा थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, अगर उसका टेस्ट सही नहीं है तो उसको छोड़ दें। ये 3 चीजें आप जरूर करें। ये ना सोचें कि अभी आपकी बात हो रही थी कि जी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स पे जाएं या अच्छे वेंडर्स पे जाएं। मैं पिछले हफ्ते किसी बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट पे गया हुआ था और वहाँ जो उन्होंने डिश के अंदर जो उनके आलू थे या पोटैटोज थे वो स्पाइल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने मैं ऐसे चंद घंटे पहले बनाए, उसको फ्रिज में नहीं रखा, तो जब तक हमारे तक वो डिश आई तो वो खराब हो चुके थे। लेकिन मैंने उसको जैसे ही टेस्ट किया तो हमने उसको वापस किया। तो इसमें ये ना शर्माएं कि आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ढाबे पे हैं, ये देखें कि वो खाना आपको सही बनता नजर आ रहा है, मक्खियों की तादाद कितनी है, जो बना रहा है। सस्ते खाने वाले भी बाज़ दफ़ा अच्छा आपको खाना वो देते हैं। तो ये एहतियात करें। और ख़ासतौर पे आपने जो बताया है बच्चों के लिए ये ख़तरनाक होता है। जो बड़े होते हैं उनके जिस्म में जब कोई वायरस बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं तो हमारे जिस्म में मुदाफ़त ज़्यादा होती है। और दूसरा उसके अंदर जो हमारे जिस्म के साइज के साथ उसको जब आप कंपेयर करें, जो टॉक्सिन है या बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्टेड फूड है, उसकी तादाद कम होती है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये एक बाज़ दफ़ा जानलेवा साबित होता है, बड़ी क्विकली जानलेवा साबित होता है। तो बच्चों के खाने पीने में सख्त एहतियात करें और बाकी भी एहतियात करें, लेकिन ये 2-3 चीज़ें आप गौर में रखें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो सेहत के हवाले से जब हम कोई खाना चूज़ करने लगते हैं या जब किसी वेंडर के पास जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन मामलात पर उन्होंने बात की। और नाजरीन, सेहत एक इमानत है अल्लाह की जानिब से हमारे पास और इसका ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।